नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के सांकेतिक भाषा के विशेष बुलेटिन में। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। झारखंड विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी आज गढ़वा और चाईबासा में करेंगे रैली। हेमंत सोरेन समेत इंडी गठबंधन के प्रचार अभियान में भी आएगी तेजी। महाराष्ट्र में प्रत्याशियों के लिए नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन। क्या बागियों को बना पाएगी महायुति और महाविकास अघाड़ी? श्रीनगर में ग्रेनेड हमले के बाद लाल चौक पर बढ़ी सुरक्षा। सरकार गठन के बाद आज से विधानसभा का सत्र। अब्दुल्ला सरकार को घेरने के लिए बीजेपी की तैयारी पूरी। कर्नाटक में वक्फ भूमि विवाद पर बीजेपी का आज पूरे राज्य में प्रदर्शन। किसानों की जमीन पर कब्जा करने के आरोप। बैकफुट पर सिद्धारमैया सरकार। और अमेरिकी चुनाव में अब कुछ घंटे बाकी। अंतिम दौर में स्विंग स्टेट्स के लिए हैरिस और ट्रंप का प्रचार अभियान। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड में चुनावी हुंकार भरेंगे। पहले गढ़वा और फिर चाईबासा में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे, जिसका पलामू प्रमंडल की सभी विधानसभा सीटों पर असर हो सकता है। पलामू में 5 विधानसभा सीटें हैं, जबकि गढ़वा में 2 विधानसभा सीटें हैं। पलामू में पांकी, डाल्टनगंज, हुसैनाबाद, छतरपुर और बिश्रामपुर विधानसभा सीटें हैं। गढ़वा में गढ़वा और भवनाथपुर विधानसभा सीटें हैं। गढ़वा की बात करें तो आजादी के बाद ये पहला मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं। इस सीट पर एक तरफ जेएमएम ने अपने मंत्री मिथिलेश ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने 2 बार से गढ़वा सीट से विधायक रहे सत्येंद्र नाथ तिवारी को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी से गिरिनाथ सिंह और बीएसपी से अजय कुमार चौधरी यहां चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर चाईबासा विधानसभा सीट की बात की जाए तो ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस सीट पर पिछले 15 वर्षों से जेएमएम का कब्जा है। जेएमएम ने एक बार फिर दीपक बिरुआ पर अपना भरोसा जताया है, तो वहीं भाजपा ने चाईबासा से गीता बालमुचु को अपना उम्मीदवार बनाया है। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 20 नवंबर को महायुति और महाविकास अघाड़ी में मुकाबला है। दिन काफी कम बचे हैं। आज सभी 288 सीटों पर नामांकन वापसी का भी अंतिम दिन है। अब सवाल ये है कि क्या दोनों गठबंधन अपने अपने बागियों को इस बात के लिए मना पाएंगे कि वो अपना नाम वापस ले लें, क्योंकि दोनों ही गठबंधन को सबसे बड़ी चुनौती बागियों से ही मिल रही है। महायुति के 36 और महाविकास अघाड़ी के 14 बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में जो गठबंधन और दल अपने बागियों के नामांकन वापस करवाने में सफल होते हैं, उनकी जीत की उम्मीद ज्यादा होगी। इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी ने बागियों को नामांकन वापस नहीं लेने पर पार्टी से निकलने की चेतावनी दी है। और जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के बाद आज से विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है। आज ही स्पीकर का चुनाव भी होगा। फिर सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। सत्र 5 दिन तक है और उपराज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 6 और 7 नवंबर को होगी। बीजेपी ने सदन में अब्दुल्ला सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। इससे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल विधायक दल की बैठक बुलाई थी, जिसमें स्पीकर को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में कांग्रेस, सीपीएम, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय विधायक भी शामिल हुए। अनुच्छेद 370, जम्मू कश्मीर का राज्य का पूर्ण दर्जा बहाल करना, दरबार मूव, आतंकी हमलों में बढ़ोतरी जैसे मुद्दों पर तीखी बहस होने के आसार हैं। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रविवार को संडे मार्केट में ग्रेनेड से हमला हुआ। यह हमला पर्यटक स्वागत केंद्र यानी कि टीआरसी के निकट स्थित आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र परिसर के पास हुआ।
ग्रेनेड हमले में 12 से अधिक लोग घायल हैं। अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। मामले की जांच जारी है। इस घटना पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात से बात की है और आतंकवादियों और उनके सहयोगियों को दंडित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है। एलजी ने कहा कि नागरिकों को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों को अपने कृत्यों के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और कर्नाटक में वक्फ द्वारा किसानों की जमीन को लेकर जारी किए गए नोटिस पर मुद्दा गरमाया हुआ है। वक्फ भूमि विवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज पूरे राज्य में प्रदर्शन का ऐलान किया है। वहीं कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने कहा है कि राज्य में मठ, मंदिर और किसानों की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने वालों के खिलाफ भाजपा जन आंदोलन चलाएगी। उन्होंने घोषणा की कि वक्फ संपत्ति पर 1974 के गजट अधिसूचना को वापस लेने और सत्ता के दुरुपयोग की CBI जांच की मांग को लेकर आज राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। गौरतलब है कि विजयपुरा, कलबुर्गी, बीदर और शिवमोगा के किसानों ने आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड द्वारा उनकी जमीन खाली करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि वे 1 सदी से अधिक समय से उस पर खेती कर रहे हैं और उनके पास अपने स्वामित्व को साबित करने के लिए सभी दस्तावेज हैं। राज्य के कई जिलों से इस तरह के आरोप के बाद कांग्रेस की सिद्धारमैया की सरकार बैकफुट पर है। हालांकि वक्फ बोर्ड द्वारा किसानों की जमीन हड़पने के मुद्दे के विवाद गरमाने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वक्फ जमीन मुद्दे पर किसानों को दिए गए पहले के सभी नोटिस रद्द करने के आदेश दिए हैं। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने छठ महापर्व पर चलाई जा रही विशेष ट्रेनों और यात्रियों की सुविधा के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि रेलवे ने इस साल हम 13 दिनों में करीब 7,726 ट्रेनें चला रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने भारत की ओर से ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जीवाश्म ईंधनों जैसे पेट्रोलियम पर सब्सिडी कम करने और कोयले पर सेस लगाने के कदम की सराहना की है। ADB की ओर से जारी एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार खुदरा मूल्य, टैक्स की दरें और चुनिंदा पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी जैसे 3 प्रमुख बिंदुओं पर संतुलन करके भारत तेल और गैस क्षेत्र में अपनी राजकोषीय सब्सिडी को 85% तक कम करने में सक्षम रहा। ये सब्सिडी 2013 के 25 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2023 में कम होकर 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर पर आ गई है। 2010 से 2017 तक कोयले के उत्पादन और आयात पर सेस लगाया गया। इसका 30% राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण कोष में भेजा गया, जिससे स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं और अनुसंधान को समर्थन मिला। ADB ने कहा कि सेस ने 2010 से 2017 के दौरान नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बजट को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब कुछ समय बाकी बचा है, जहां स्विंग स्टेट्स के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप जोरों शोरों से मतदाताओं को लुभाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। राष्ट्रपति पद हासिल करने के लिए हैरिस और ट्रंप को स्विंग स्टेट्स के वोटर्स का दिल जीतना होगा। ऐसे में दोनों उम्मीदवार प्रमुख राज्यों में समर्थन जुटाने के लिए बड़े पैमाने पर रैलियां और जनसभाएं कर अपनी पूरी ताकत दोनों ने झोंक दी है। दोनों नेता देशवासियों से अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। बात करें खेलों की तो सीनियर पुरुष हॉकी नेशनल चैंपियनशिप का 14वां संस्करण आज से तमिलनाडु के चेन्नई में शुरू होने जा रहा है। 16 नवंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 31 टीमें भाग लेंगी, जिन्हें 8 पूल में बांटा गया है। लीग चरण के दौरान प्रत्येक टीम अपने पूल की हर दूसरी टीम के खिलाफ खेलेगी।
प्रत्येक पूल से शीर्ष टीम 13 नवंबर को क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी, जिसके बाद 15 नवंबर को सेमीफाइनल और 16 नवंबर को फाइनल और तीसरे और चौथे स्थान के लिए प्ले ऑफ होगा। तो इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।